आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अभिक्रिया की अर्धायु, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अर्धायु का मतलब है कि कोई रिएक्शन अगर 100 मिनट में पूरी हो रही है तो उसकी आधी जो आयु है वो 50 मिनट में होगी, तो उसकी अर्धायु टी हाफ जो है हम करके उसको लिखेंगे। तो आधी उम्र का समय अर्धायु कहलाएगा। तो कह रहा है किसी अभिक्रिया में अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे अर्धायु कहते हैं। इसे टी हाफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई रिएक्शन 100 मिनट में पूर्ण हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि 50 मिनट में आधी रिएक्शन पूरी हो। ध्यान से समझिएगा, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिएक्शन पूरी 100 मिनट में पूर्ण हो रही है तो 50 मिनट में आधी रिएक्शन पूरी हो। तो आधी रिएक्शन में पूरी होने में जितना समय लगता है वो अर्धायु कहलाएगा। जरूरी नहीं कि वो समय आधा ही हो, कि अगर कोई रिएक्शन 100 मिनट में पूर्ण होती है तो उसकी अर्धायु 50 मिनट होगी, ये जरूरी नहीं है। जितना पदार्थ प्रारंभ में लिया गया है, मान लीजिए 100 ग्राम लिया गया, तो उसका 50 ग्राम जितने समय में बचेगा उसको हम अर्धायु कहेंगे। तो इसको ध्यान देना है कि किसी अभिक्रिया में अभिक्रियक यानी रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे अर्धायु कहते हैं। इसे टी हाफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सांद्रता यानी हम साधारण रूप में मात्रा कह सकते हैं, तो वो आधी होने में जितना समय लगता है वो अभिक्रिया की अर्धायु है। तो जैसा अभी हमने बताया कि 100 मिनट में कोई रिएक्शन पूर्ण हो रही है तो अर्धायु 50 मिनट होगी, ये जरूरी नहीं है। आधी मात्रा या आधी सांद्रता जितने समय में बचेगी वो उसकी अर्धायु होगी। इसको बारीकी से समझिएगा कि मात्रा या सांद्रता आधी जितने समय में बचेगी वही उसकी अर्धायु होगी। ये जरूरी नहीं है कि कोई रिएक्शन 100 मिनट में पूर्ण हो रही है तो 50 मिनट में ही मात्रा आधी हो। अगर आधी मात्रा बचेगी 50 मिनट में तो अर्धायु 50 मिनट होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक समीकरण 3.7 से दिया जाता है। तो 3.7 समीकरण के इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता माइनस बाद की सांद्रता अभिकर्मक की, आर का मतलब रिएक्टेंट या अभिकर्मक, तो अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस अभिकर्मक की बाद की सांद्रता बटे समय। अब समय टी की जगह टी हाफ अगर रख देंगे तो हमने बताया है कि सांद्रता आधी होने का समय है टी हाफ, तो इसलिए ये आर हमारा हाफ आर जीरो होगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता की अब ये आधी होगी। अगर हम अर्धायु की बात करेंगे तो आधी सांद्रता जितने समय में बचेगी उसी को टी हाफ कहेंगे। तो इसलिए टी की जगह टी हाफ रख दिया गया और अंतिम सांद्रता जो है आर की जगह हाफ आर जीरो रख दिया गया, यानी प्रारंभिक सांद्रता का आधा। तो टी हाफ पर वेग स्थिरांक क्या होगा, के इक्वल टू आर जीरो माइनस हाफ आर जीरो अपान टी हाफ, यानी टी हाफ बराबर आर जीरो अपान 2k हो जाएगा। ये नया फार्मूला निकल करके सामने आ गया। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। ध्यान दीजिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये चीज निकल के आई है। अतः स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में टी हाफ अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती तथा वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती टी हाफ है क्योंकि दोनों ऊपर हैं, और के यानी
वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण होता है K = 2.303/T log प्रारंभिक सांद्रता अपान अंतिम सांद्रता। तो T हाफ बराबर R अंतिम सांद्रता अभिकर्मक की बराबर हो जाएगा R0/2, क्योंकि जितने समय में प्रारंभिक सांद्रता आधी होती है वही अर्धायु कहलाती है। अतः उपरोक्त समीकरण निम्न प्रकार होगा। तो K बराबर 2.303/T हाफ log R0/R0/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा रखना है। तो T हाफ बराबर 2.303/K log R0/R0 कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो ये जो है log 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 2.303/K log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो ये वैल्यू रख दी गई, तो आ गया T हाफ बराबर 0.693/K। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो फार्मूला निकल के आ रहा है यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में देखिए पहले R0 था ऊपर, यहाँ पर R0 नहीं है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु है, अर्धायु का समय है, यह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं है, क्योंकि R0 नहीं है इस फार्मूले में। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु स्थिरांक होती है, अर्थात यह अभिक्रियकों की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती। तो अर्धायु T हाफ कांस्टेंट होती है या स्थिरांक होती है, क्योंकि यह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि R0 इस फार्मूले में नहीं है। ठीक ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु की गणना वेग स्थिरांक से एवं वेग स्थिरांक की गणना अर्धायु से की जा सकती है। तो T हाफ से K निकाल सकते हैं, K से T हाफ निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूले में यही दोनों है। तो अब देखिए नीचे क्या कह रहा है। अब देखिए नीचे लिखा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ समानुपाती है R0 के, तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ का मान R0 यानी अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है। मोटे मोटे अक्षरों में है, तो यहाँ पर दोनों एक साथ लिख दिए गए। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। कह रहा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान 5.5 × 10⁻14 प्रति सेकंड पाया गया है। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। सीधा फार्मूला लगा देना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का फार्मूला T हाफ बराबर 0.693/K होता है। K की वैल्यू दे दिया है, रख दिया, तो T हाफ की वैल्यू आ गई 1.26 × 10⁻13 सेकेंड। T हाफ की वैल्यू समय है, बस आधे समय की बात है, तो इसीलिए सेकंड लिखा गया। अब अगला उदाहरण कह रहा है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु T हाफ का 10 गुना होता है। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने पर, तो प्रारंभिक परसेंट में दिया है, तो इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता 100 रही होगी। अब 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, इसका मतलब अब अंतिम सांद्रता कितनी बची? R बराबर R0 माइनस इतना घटा देंगे 0.999 R0, इसमें 100 का भाग दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 100 का भाग दिया तो आ गया 0.999 R0। अगर प्रारंभिक सांद्रता 1 है तो अंतिम सांद्रता ये होगी। अगर प्रारंभिक सांद्रता हम 100 मानेंगे तो अंतिम सांद्रता ये होगी। ध्यान दीजिए, अगर इसको 100 R0 लिखेंगे तो फिर इसको -99.9 R0 लिखेंगे, किसी भी तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर उसने 1 माना है तो इसमें 100 का भाग दे करके 1 के सापेक्ष
0.999 R0, ये अंतिम सांद्रता लिखा है। तो आप अपने हिसाब से समझ लेंगे। तो अंतिम सांद्रता इतनी आ गई, R बराबर R0 माइनस 0.999 R0। तो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम फार्मूला लगा देंगे। तो K इक्वल टू 2.303 अपान T log प्रारंभिक सांद्रता अपान अंतिम सांद्रता। किसकी? रिएक्टेंट की। R का मतलब अभिकर्मक की। ध्यान देना है, पूरा चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, कहीं उत्पाद नहीं है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभिकर्मक तो 2.303 अपान T log, अब ये प्रारंभिक सांद्रता R0 अपान अंतिम सांद्रता, ये उठा कर रख देंगे R की जगह। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा T बराबर 6.909 अपान K। तो अभिक्रिया के लिए अर्धायु T हाफ बराबर 0.693 अपान K, यही फार्मूला होता है। तो T अपान T हाफ बराबर हो जाएगा T अपान T हाफ। तो T की वैल्यू ऊपर, T हाफ की वैल्यू नीचे। इसमें कह ही रहा है कि इतना परसेंट अभिक्रिया पूर्ण होने में समय का 10 गुना होता है। तो कह रहा है दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। तो लगा समय इतने परसेंट अभिक्रिया पूर्ण होने में ये आ गया। अब अर्धायु का जो समय है वो 10 गुना है। तो इन दोनों फार्मूलों की तुलना कर लेना। तो T अपान T हाफ इक्वल टू 6.909 अपान K इंटू, अब ये फार्मूले को नीचे रखेंगे तो उलट जाएगा, K ऊपर आ जाएगा अपान 6.9693, तो ये बराबर 10। ये क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि 10 गुना होता है, तो बराबर 10 कर दिया गया। इतने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। तो समय बटे अर्धायु वाला समय, ये बराबर 10 गुना। इसका तो K से K कट जाएगा, ये से कटेगा। तो कुल मिला करके ये सॉल्व किया गया है तो ये 10 गुना आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 गुना आ ही जाएगा। तो इसी को सिद्ध करना है तो सिद्ध हो गया। देखिए, अब देखिए आगे कह रहा है कि शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की गणितीय विशिष्टताओं का सारांश 3.5.4 में दिया गया है। तो शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, इनको हम लोग समझेंगे। तो जैसे दिया है कि अभिक्रियक से उत्पाद बन रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो अवकल वेग समीकरण क्या होता है? dr अपान dt इक्वल टू माइनस के। समाकलन वेग समीकरण क्या होता है? kt इक्वल टू R0 माइनस R, मतलब अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता। तो ये अवकल समीकरण है, यानी डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये समाकलन समीकरण है, यानी इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन। सरल रेखा आरेख क्या होगा? R एवं T के मध्य खींचा जाएगा। अर्धायु क्या होगी? R0/2 के, और K की इकाई क्या होगी? सांद्रता प्रति समय, यानी मोल पर लीटर पर सेकंड। इसी प्रकार ये शून्य कोटि के लिए हो गया। प्रथम कोटि के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन dr/dt इक्वल टू माइनस K इंटू अंतिम सांद्रता रिएक्टेंट की लिखी जाएगी। तो ये अंतिम सांद्रता इक्वल टू R0, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रारंभिक सांद्रता ऑफ रिएक्टेंट, e की पावर माइनस KT, अथवा KT बराबर ln R0 अपान R, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इनिशियल वाला अपान फाइनल वाला। तो ये सरल रेखा आरेख क्या होगा? ln R और T के मध्य खींचा जाएगा। अर्धायु का फार्मूला क्या होगा? ln 2/K बराबर 0.693 अपान K, और K की इकाई क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? पर सेकेंड अथवा सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, या समय इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में जितनी चीज़ें पड़ी हैं उनको टेबल में एक जगह कुल मिला करके लिख दिया गया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कभी कभी परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया की कोटि में परिवर्तन हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन चेंज हो जाती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बदल जाता है। अनेक ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो प्रथम कोटि वेग नियम का अनुसरण करती हैं,
यद्यपि वास्तव में वह उच्च कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है। उदाहरणार्थ जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन 2 अभिक्रियाओं वाली अभिक्रिया है, जिसमें एथिल एसीटेट और जल के बीच अभिक्रिया होती है। वास्तव में एथिल एसीटेट और जल दोनों की सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालती हैं, परंतु जल अपघटन के लिए जल बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया में जल की सांद्रता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अतः अभिक्रिया के वेग पर केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए 0.01 मोल एथिल एसीटेट के 10 मोल जल द्वारा जल अपघटन के प्रारंभ यानी t बराबर 0 समय, जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो समय 0 लेंगे, तथा अभिक्रिया की संपन्नता t समय पर विभिन्न अभिक्रियकों और उत्पाद की मात्रा नीचे दी गई है। तो ये देखिए जो रिएक्शन हो रही है उसको नीचे दिया गया है। तो बता रहा है कि एथिल एसीटेट का अगर जल अपघटन किया जाए और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए, एथिल एसीटेट और जल दोनों की सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालती हैं, परंतु जल अपघटन के लिए जल बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है। तो जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, जल के द्वारा तोड़ा जाता है, तो जल बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, तो परिस्थितियां बदल गई। तो इसलिए यह अभिक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है, जबकि 2 पदों में होती है। तो कैसे अनुसरण करती है वो नीचे दिखाया जा रहा है। तो एथिल एसीटेट CH3COOC2H5 प्लस इसकी पानी से रिएक्शन H2O से हो रही है और माध्यम एसिडिक है यानी अम्लीय है, इसलिए H प्लस लिखा गया है। अगर बेसिक होता तो OH माइनस लिखते, क्षारीय माध्यम होता तो OH माइनस लिखते। तो ये बन जाता है एसिटिक एसिड यानी CH3COOH प्लस एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH। तो प्रारंभ में जब रिएक्शन हुई तो हमने लिया 0.01 मोल एथिल एसीटेट और 10 मोल पानी लिया है। जब रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुई थी तो उस समय 0 था, और उस समय जब अभिक्रिया हुई ही नहीं तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इसलिए 0 है। अब समय t हो गया, t समय पर पूरा अभिकर्मक उत्पाद में बदल गया, तो इधर कुछ भी नहीं बचा, तो 0 मोल है और पानी 9.99 मोल बचा, यानी एथिल एसीटेट पूरा खत्म हो गया और पानी का केवल 0.01 मोल ही खत्म हुआ। तो एथिल एसीटेट 0.01 मोल बना और C2H5OH 0.01 मोल बना। तो जितना देखिए पानी इधर यूज हुआ 0.01 मोल, बाकी तो ये बचा रह गया। 10 मोल में 9.99 घटाएंगे तो 0.01 आएगा। तो जितना ये कम हुआ है उतना ही एथिल एसीटेट और एथिल एल्कोहल बना है। इधर 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है। तो जितना ये खर्च हुआ उतना इधर बना, स्टिकियोमेट्रिक गुणांक के आधार पर। बहुत बार आपको बता चुके हैं। तो अभिक्रिया के उपरांत जल की सांद्रता में अधिक परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए जल की सांद्रता यहाँ 10 मोल थी, 9.99 मोल है, यानी 0.01 मोल का ही परिवर्तन हुआ। अतः यह अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है। तो चूंकि पानी के मोल में ज्यादा अंतर नहीं हुआ है, केवल एथिल एसीटेट में अंतर हुआ, तो एक में ही अंतर हुआ है, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करेगी। क्योंकि सांद्रता की पावर अगर लिखना होगा तो 1 ही लिखेंगे। ऐसी अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि परिवर्तन तो पानी और एथिल एसीटेट दोनों में हो रहा है, लेकिन चूंकि पानी में बहुत कम परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे हम प्रथम कोटि की तरह ही, इसलिए अभिक्रिया प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक तौर पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है, जबकि बदल दोनों रहे हैं सांद्रता में। सांद्रता में परिवर्तन दोनों का हो रहा है, इसलिए यह छद्म प्रथम कोटि या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए इक्षु शर्करा, इक्षु का मतलब ईख, गन्ना, गन्ना वाली शक्कर यानी सुक्रोज का प्रतिलोमन यानी उल्टा होना, यानी सुक्रोज का फिर से ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल जाना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये जो भी एग्जाम्पल इसमें दिए जा रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए,
कि गन्ने वाली शक्कर इच्छ शर्करा यानी केन शुगर, जिसको सुक्रोज भी कहते हैं, इसका प्रतिलोमन, प्रतिलोमन का मतलब इसका उल्टा कर देना, प्रतिलोमन का मतलब उल्टा। इसको अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इन्वर्जन, प्रतिलोमन को अंग्रेजी में इन्वर्जन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आँख गन्ने वाली शक्कर यानी सुक्रोज C12H22 इसका फार्मूला है। पानी से रिएक्शन हुई, एसिडिक माध्यम है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। दोनों देखिए C6H12O6 है, फ्रक्टोज भी C6H12O6 है, यानी दोनों का फार्मूला एक ही तरह है, केवल इनकी संरचना में अंतर होगा। संरचना में अंतर की वजह से ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। आणविक संरचना एक ही है, अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र अलग होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होगा। इसलिए एक का नाम ग्लूकोज है, एक का नाम फ्रक्टोज है। ज्यादा विस्तार में कार्बनिक रसायन में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर और स्पष्ट तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए आगे आ जाता है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। तो टेम्परेचर के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार चेंज होती है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता। तो बहुत सी अभिक्रियाएं ताप की वृद्धि के साथ त्वरित होती हैं, यानी ज्यादा तीव्र होती हैं। उदाहरणार्थ N2O5 के वियोजन यानी डिसोसिएशन में पदार्थ का प्रारंभिक मात्रा में से अधिक मात्रा में वियोजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 दिनों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 घंटे में तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 मिनट में होता है। यानी N2O5 का डिसोसिएशन यानी अपने अवयवों में टूटना, वियोजन मतलब डिसोसिएशन, और अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन। अपघटन में अपने अवयवों में नहीं टूटता, दूसरी तरह टूटता है, जबकि वियोजन यानी डिसोसिएशन में अपने अवयवों में टूटता है। कहने का मतलब जैसे N2O5 है तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर टूटेगी तो वियोजन कहा जाएगा। और अगर कुछ और बन जाता है, मान लीजिए N2O5 बन गया, N2O5 है तो N2O3 और ऑक्सीजन बन गया, तो ये वियोजन नहीं होगा, ये अपघटन होगा, यानी डिकम्पोजिशन होगा। तो दोनों बात में अंतर बहुत क्लियर समझिए। तो कह रहा है कि देखिए टेम्परेचर बदल रहे हैं तो अभिक्रिया के टाइम में परिवर्तन हो जा रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में यही अभिक्रिया 10 दिन में पूर्ण होगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 5 दिन में, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 12 मिनट में पूर्ण हो जाती है। तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर यानी तापमान बदलते हैं, अभिक्रिया होने का समय बदलता जाता है। तो आप यह भी जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला KMnO4 है, एवं ऑक्जेलिक एसिड फार्मूला H2C2O4 है। के मिश्रण में पोटेशियम परमैंगनेट का विरंजन निम्न ताप की तुलना में उच्च ताप पर शीघ्रता से होता है। विरंजन मतलब इसका जो रंगाई है उसका खत्म हो जाना, यानी डीकलराइजेशन या डीकलराइज्ड हो जाता है। तो डीकलराइज या विरंजन मतलब इसका जो रंगीनपन है वो उड़ जाता है। तो कह रहा है इसके रंगीनपन के उड़ने की मात्रा उच्च ताप पर शीघ्रता से होती है, यानी डीकलराइजेशन या विरंजन बहुत तीव्रता से होता है। यह भी पाया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10⁻0 ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दोगुनी वृद्धि होती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए कि अगर किसी अभिक्रिया में 10⁻0 ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दुगुनी वृद्धि होती है। अभिक्रिया, अब देखिए किसी का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो कहने का मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में लगभग अभिक्रिया में 2 गुनी वृद्धि होती है। तो 10 की पावर 0 लिखा है, तो इसका कोई मतलब है नीचे हमको समझ में आएगा, क्योंकि फार्मूला जब बनेगा तो यहाँ पर देखिए पावर में लिखा है तो इधर भी पावर में लिखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, इसीलिए NCERT में ऐसा लिखा गया।
तो कह रहा है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या आर्हेनियस समीकरण 3.18 से भली भांति की जा सकती है। इसे सर्वप्रथम रसायनज्ञ J.H. वान ठाफ ने प्रस्तावित किया था, किंतु स्वीडन के रसायनज्ञ आर्हेनियस ने इसका भौतिक सत्यापन तथा प्रतिपादन किया। तो इस समीकरण को दिया था J.H. वान ठाफ ने और आर्हेनियस ने इसको फिजिकली प्रूव किया था कि जो J.H. वान ठाफ ने समीकरण दिया है ये सही है। तो इन बातों में हम नहीं जाएंगे, ना ये पूछी जाएंगी। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K = A e⁻ EA/RT, ये फार्मूला है। तो ध्यान दीजिए कि दिया वान ठाफ ने था, फिजिकली प्रूव किया आर्हेनियस ने, तो उन्हीं के नाम से ये आर्हेनियस A जो है यही स्थिरांक है। देखिए आर्हेनियस गुणांक लिखा भी है और इन्हीं के नाम से आर्हेनियस समीकरण नाम भी दिया जाता है, जबकि हकीकत में दिया किसने है, वान ठाफ ने दिया है। तो यहाँ पर ए आर्हेनियस गुणांक या आर्हेनियस मल्टीप्लिकेशन अथवा आवृत्ति गुणक कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर कहते हैं। गुणांक मतलब मल्टीप्लायर या फैक्टर। इसे पूर्व चरघांती गुणक भी कहते हैं। चूंकि ये ई की पावर में लिखा है तो इसलिए चरघातांकीय, मतलब ये नीचे पैर है जिससे चला जाता है तो चल, तो चर है, और ऊपर घात ये लगाई गई है और उसके पहले ये स्थिरांक है तो पूर्व, पहले का मतलब पूर्व, तो पूर्व चरघातांकीय गुणक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहेंगे। यह किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए स्थिरांक होता है। आर गैस स्थिरांक है तथा ई सक्रियण ऊर्जा जिसे जूल पर मोल में मापते हैं वो है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या है, ये सारे को अंडरलाइन कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि आर गैस स्थिरांक है और ई हमारी सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी है, और यहाँ पर जूल प्रति मोल में लिखना है, कैलोरी प्रति मोल में नहीं। तो जिस प्रकार से यहाँ लिखना है उसी में मापते हैं लिखा है, तो इसी जूल प्रति मोल में ये वैल्यू यहाँ पर फार्मूले में हम लोग रखेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि इसे निम्नलिखित सरल अभिक्रिया से समझा जा सकता है। H2 गैस प्लस I2 गैस से 2HI गैस बनती है। तो आर्हेनियस के अनुसार यहाँ पर थोड़ा ये समझ लीजिए, ये देखिए यहाँ पर कह रहा मध्यवर्ती के द्वारा HI का विरचन। तो ये जो इंटरमीडिएट है तो H यानी H2 है, ये I2 है, ये यहाँ पर H और I के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इस प्रकार से HI बनता है। ये मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट स्टेप है, मध्यवर्ती पद है। तो ये जो नीचे है उसी को यहाँ पर दिखाया गया। तो देखिए कह रहा है कि इसे निम्नलिखित सरल अभिक्रिया से समझा जा सकता है। तो कह रहा है H2 गैस प्लस I2 गैस, इससे 2HI गैस बन रही है। तो आर्हेनियस के अनुसार यह अभिक्रिया तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन का एक कण आयोडीन के एक अणु से संघट्ट कर एक स्थायी मध्यवर्ती का विरचन करे। तो स्टेबल इंटरमीडिएट, स्थायी मध्यवर्ती का मतलब ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, मध्यवर्ती एक यौगिक ये बन रहा है जो स्थायी नहीं रहता, बाद में इसमें बदल जाता है। तो ये जितना स्थायी होगा उतने अभिक्रिया होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए कह रहा है अरे वो अस्थायी जितना रहेगा, तो ये अस्थायी रहेगा तो जाहिर सी बात है कोई स्थायी चीज़ बनाएगा, तो उत्पाद के रूप में HI बनाएगा। तो वही कह रहा है कि आयोडीन के एक अणु, जब हाइड्रोजन का एक अणु आयोडीन के एक अणु से संघट्ट कर एक अस्थायी मध्यवर्ती का विरचन करे यानी निर्माण करे, तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट, स्टेबल नहीं अनस्टेबल, तभी तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अगर यही स्टेबल हो जाएगा तो यही रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो ये जब बन जाता है तो कह रहा है यह मध्यवर्ती बहुत कम समय तक अस्तित्व में रहता है तथा टूटकर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणुओं का विरचन करता है। ये बहुत कम समय के लिए रहता है और अंत में टूट जाता है और HI के 2 अणु बन जाते हैं।
आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और गहराई से समझिए। कह रहा है मध्यवर्ती जिसे सक्रियत संकुल या सी भी कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी देखते हैं। कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स सी, सक्रियण संकुल या एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी ई, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा ये कहते हैं। तो इसको ध्यान देना। तो ध्यान दीजिए कि ये जो मध्यवर्ती है इसी को एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स या सक्रियण संकुल कहते हैं, और इसके निर्माण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे ही सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है इसमें जो ये मध्यवर्ती अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, अस्थायी मध्यवर्ती बन रहा है, इसके निर्माण के लिए यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन के सक्रिय होने के लिए, सक्रिय हम किसे कहेंगे, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन के अणुओं के आपस में संघट्ट या टकराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या यूं कहें कि ये अस्थायी मध्यवर्ती बनने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। अब देखिए कह रहा है स्थितिज ऊर्जा एवं अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य ग्राफ खींचने पर चित्र 3.7 प्राप्त होता है। अभिक्रिया निर्देशांक अभिक्रियकों के उत्पाद में ऊर्जा परिवर्तन की रूपरेखा प्रदर्शित करते हैं। तो अभिक्रिया निर्देशांक जो है जो दिए गए हैं अभिक्रियकों के उत्पाद में ऊर्जा परिवर्तन की रूपरेखा प्रदर्शित करते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस प्रकार बन रहा है, कितना ऊर्जा का चेंज आ रहा है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाया गया है, इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है और इसमें अभिक्रिया निर्देशांक दिखाए गए हैं। इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट इधर दिखाए गए हैं और पोटेंशियल एनर्जी इधर दिखाई गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो सी है ये सक्रियत संकुल यानी एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और ये यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये ए लिखा गया है, ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो ए से बी तक अभिक्रिया गई है सी से होते हुए। तो यहाँ पर देखिए जो स्थितिज ऊर्जा है वो ज़्यादा है, ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे है, क्योंकि यहाँ ये स्थितिज ऊर्जा इस वाई एक्सिस में दिखाई गई है। तो यहाँ से अगर ऊपर आएंगे तो ये लाइन ज़्यादा ऊपर है इस लाइन की तुलना में, ये नीचे है या ऊपर है। इसका मतलब ये स्थितिज ऊर्जा जो अभिक्रिया का है या रिएक्टेंट है उसकी ज़्यादा है, उत्पाद की कम है। तो उत्पाद की कम क्यों हो गई, कम इसलिए हो गई क्योंकि H2 और I2 के रिएक्शन में कुछ ऊर्जा परमाणुओं या अणुओं के आपस में टक्कर में खर्च हो गई, इसलिए कम हो गई। तो ध्यान दीजिए क्यों ये नीचे है ये ऊपर है। और यहाँ से सक्रियत संकुलन यानी एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण करने में जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वही सक्रियण ऊर्जा या ई है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी है। और H2 और I2 से मिलके HI के 2 अणु बने हैं, इसलिए यहाँ पर दर्शाया गया। तो स्थितिज ऊर्जा एवं अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आरेख है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है जब सक्रिय संकुल अपघटित होकर उत्पाद निर्मित करता है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। अतः अंतिम अभिक्रिया एंथैल्पी अभिक्रिया उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है जैसे एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में। तो कह रहा है अतः अंतिम अभिक्रिया एंथैल्पी अभिक्रिया उत्पादकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो जो एंथैल्पी होती है और रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट की जो नेचर होती है उस पर निर्भर करेगी। अभिक्रिया की स्पीशीज के सारे अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती। ध्यान दीजिए जितने रिएक्टेंट हैं उनमें सारे जो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो समान नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। किसी एक अणु के व्यवहार की परिशुद्धता के बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन है।
आता है लडविग बोल्ट्जमैन, अच्छा है लुडविग बोल्ट्जमैन तथा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अधिक संख्या में अणुओं के व्यवहार को प्रायुक्त करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया। तो ये जो दो वैज्ञानिक थे, चूंकि रिएक्शन के समय जितने भी हमारे मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, ऐसा लुडविग बोल्ट्जमैन तथा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक स्टैटिक्स को प्रेडिक्ट किया और उस स्टैटिक्स के माध्यम से कह रहे हैं कि इनके अनुसार गतिज ऊर्जा का वितरण E ऊर्जा से युक्त अणुओं की संख्या NE/NT एवं गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचकर किया जा सकता है। चित्र 3.8 यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ Ne ऊर्जा E के युक्त अणुओं की संख्या है तथा NT कुल अणुओं की संख्या है। तो Ne हमारा E ऊर्जा से युक्त अणुओं की संख्या यानी जिन अणुओं में ऊर्जा है, और NT टोटल अणुओं की संख्या या मॉलिक्यूल की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ बनाया गया है। तो ये ग्राफ इस तरह बनता है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। चूंकि यहाँ पर ग्राफ सबसे उच्च बिंदु पर है तो यहाँ पर ये मानेंगे कि ये उच्च बिंदु पर ये चूंकि गतिज ऊर्जा इसमें दिखाई गई है, अणुओं का अंश इसमें दिखाया गया है, तो ये सबसे उच्च बिंदु पर है। तो अति संभाव्य गतिज ऊर्जा मतलब कहने का मतलब मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पर अत्यधिक संभावना है, अति संभाव्य का मतलब अत्यधिक संभावना है कि काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ग्राफ में ये पॉइंट सबसे ऊपर है। तो वक्र का शीर्ष अति संभाव्य गतिज ऊर्जा अर्थात अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा के संगत होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि चूंकि किसी अणु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मिश्रण होता है, यानी कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी के रूप में होती है, तो इस बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मिश्रण है उसमें ज्यादा संभावना है कि गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, स्थितिज ऊर्जा बहुत कम है। ये कहने का मतलब इस गतिज ऊर्जा से कम अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम होती है। कहने का मतलब ये है कि इस गतिज ऊर्जा से कम अथवा अधिक वाले अणुओं की संख्या कम होती है। कहने का मतलब कि इस पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा गतिज ऊर्जा वाले अणु होंगे, ये कहने का मतलब। जब ताप बढ़ाया जाता है तो आलेख का शीर्ष अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित हो जाता है। चित्र 3.9 तथा वक्र का फैलाव दाहिनी ओर बढ़ जाता है क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक नीचे ग्राफ फिर बनाया गया है 3.9, उसको हम बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे तो और विस्तार से हमको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है, गतिज ऊर्जा अणुओं का अंश, और यहाँ पर ये टेम्परेचर T है देखिए, और ये टेम्परेचर T+10 है। यह क्षेत्र T+10 ताप पर अभिक्रिया करने वाले अतिरिक्त अणुओं को दर्शाता है। तो ये ग्राफ इस तरह से मतलब ऊंचाई घटती है और नीचे आ जाता है, लेकिन ये पहले पास में था फिर ये दूर चला जाता है। तो ये जो इतना अंश है जो कम काला है, ये ज्यादा काला वाला सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी है, और कम काला वाला जो ग्राफ है यह क्षेत्र T+10 ताप वाले अभिक्रिया करने वाले अतिरिक्त अणुओं को दर्शाता है। यानी तापमान बढ़ाने पर अतिरिक्त अभिक्रिया करने वाले अतिरिक्त अणुओं की संख्या बढ़ती है। और नीचे वाला काला वाला कह रहा है कि यह क्षेत्र T ताप पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं को दर्शाता है। तो ये T ताप पर ये अभिक्रिया करने वाले अणु हैं, और T+10 ताप पर ये सफेद जो कम काला है वो है। तो अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता दर्शाता हुआ वितरण वक्र। तो ध्यान दीजिए, जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन इसमें आगे की ओर जा रहा है, जिससे अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ रही है, जबकि ये ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी अणुओं का अंश घट रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ जब नीचे जाएगा तो अणुओं के अंश में ये नीचे जा रहा है,
तो अणुओं का अंश तो घट रहा है, लेकिन अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ रही है। मतलब अणुओं की अंश वाला ग्राफ नीचे को जा रहा है, ये कहने का मतलब है। तो देखिए ये कह रहा है वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल समान होता है क्योंकि कुल संभाव्यता का मान हर समय एक रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिए ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा अंडरलाइन करना है। तो वक्र के अंतर्गत जो एरिया है वो समान रहता है। ध्यान दीजिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर रहेगा, यानी क्षेत्रफल बराबर रहेगा। जितना ऊपर से नीचे को सिकुड़ेगा उतना ये आगे की ओर भी बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल बराबर रहेगा। हम ईए की स्थिति मैक्सिमल वोल्टेज मान वक्र पर अंकित कर सकते हैं। किसी पदार्थ के तो ईए की स्थिति वोल्टेज मान ये कर्व जो है इस पर अंकित कर सकते हैं। देखिए सक्रियण ऊर्जा लिखा भी गया है। तो किसी पदार्थ के तापमान वृद्धि द्वारा ईए से अधिक ऊर्जा प्राप्त संघट करने वाले अणुओं की संख्या के मान में वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है कि किसी पदार्थ के अगर तापमान बढ़ा देंगे तो ताप वृद्धि द्वारा ईए यानी सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त संघट करने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्यादा ऊर्जा प्राप्त टक्कर मारने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, अणुओं की संख्या में नहीं। ध्यान दीजिए अणुओं की संख्या तो उतनी है, क्षेत्रफल बराबर है, केवल टक्कर मारने वाले यानी क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बात को ध्यान देना। चित्र से स्पष्ट है कि वक्र में T+10 तापमान पर सक्रियण ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्रफल लगभग 2 गुना हो जाता है। तो ध्यान दीजिए अतः अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। तो T में 10 की वृद्धि हुई है तापमान में, तो देखिए जितना है एरिया लगभग ये 2 गुना हो गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिया जाए ये इसका ये लगभग 2 गुना। तो जो ऊपर बात कह रहा था कि 10 की पावर 0 डिग्री बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है, वो हम इस ग्राफ से स्पष्ट रूप से समझ लिए। अब देखिए आगे कह रहा है कि आर्हेनियस समीकरण 3.18 में कारक e की पावर -EA/RT ईए से अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की भिन्न के संगत होता है। समीकरण 3.18 के दोनों पक्षों का प्राकृतिक लघुगुणक लेने पर, तो इस फार्मूले में दोनों तरफ जो है हम लघुगुणक ले लेंगे, यानी लाग ले लेंगे ln के पावर में। तो ये ln k = -EA/RT + ln A हो जाएगा, जो 3.18 समीकरण है। यहाँ पर देखिए पीछे है समीकरण, तीन 3.17। ये है 3.18। तो इसमें दोनों तरफ ln कर देंगे, लघुगुणक लेंगे। तो देखिए ln k = -EA/RT + ln A हो जाएगा। ln k एवं 1/T के मध्य वक्र समीकरण 3.19 के अनुरूप सीधी रेखा होता है। तो चूंकि पावर 1 ही है, हमने आपको बताया था, तो अगर हम ln k और 1/T में ग्राफ खींचें, क्योंकि ये 1/T है, 1/T, तो 1/T और k की पावर 1 के ही समानुपाती है, इसको ध्यान दीजिए। तो अगर ln k और समानुपाती 1/T है, तो पूरे का पावर 1 है, ये पूरे का पावर 1 है, तो इसके बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो चूंकि पावर 1 है तो सीधी रेखा ही आएगी। तो ln k और 1/T में सीधी रेखा, ढाल -EA/R हो जाएगा, और ये अंतःखंड और इंटरसेप्ट ln A हो जाएगा, ये वाला। जैसे y = mx + c करते थे सीधी रेखा के समीकरण से, उसी हिसाब से ये भी आएगा। अब देखिए कह रहा है कि आर्हेनियस समीकरण 3.18 के अनुसार ताप में वृद्धि अथवा सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी में कमी से अभिक्रिया वेग में वृद्धि होगी। तो ताप में वृद्धि, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर,
अथवा सक्रियण ऊर्जा में कमी करेंगे। इसमें कमी करेंगे, चूंकि माइनस लिखा है तो इसमें कमी करेंगे तो उसका उल्टा होगा, क्योंकि माइनस है तो कमी करेंगे तो वृद्धि होगी, और इसमें वृद्धि करेंगे तो कमी होगी। तो इसमें कमी करेंगे तो देख लीजिए, आरेनीय समीकरण 3.18 के अनुसार ताप में वृद्धि, इसमें वृद्धि करेंगे अथवा सक्रियण ऊर्जा में कमी से अभिक्रिया वेग में वृद्धि होगी। ये माइनस से समझिए, नीचे वाले में कमी करेंगे तो वृद्धि होगी, लेकिन माइनस लगा है तो वृद्धि करेंगे तो ताप में वृद्धि अथवा सक्रियण ऊर्जा में कमी, इसमें कमी करेंगे तो वेग में वृद्धि होगी तथा वेग स्थिरांक में चरघातांकीय वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिए, चरघातांकीय मतलब एक्सपोनेंशियल। चित्र 3.10 में ढाल बराबर माइनस ए अपान आर, ये ढाल होगा y बराबर mx प्लस सी। अब देखिए चित्र 3.10 में जो जो लिखा गया है उसको यहाँ लिख दे रहा है। ढाल माइनस ए अपान आर है वो लिख दिया, अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट ln a है वो लिख दिया। अतः हम इन मानों से ए तथा ए की गणना कर सकते हैं, जैसा फार्मूला ऊपर हमने लिखा था। तो तापमान T1 पर समीकरण 3.19 का रूप निम्न होगा। तो T1 अगर ताप मान लें तो जैसे समीकरण ऊपर हमने लिखा था इस तरह, तो ln K1 हो जाएगा बराबर माइनस ए अपान आर T1 प्लस ln A रहेगा, और तापमान T2 ले लेंगे तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल K1 की जगह K2 हो जाएगा, T1 की जगह T2 हो जाएगा, इंटरसेप्ट उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार से अगर इन दोनों की तुलना करें तो ये किसी भी दी गई राशि के लिए स्थिरांक है, क्योंकि ए हमारा आर्गेनियस स्थिरांक है, तो किसी भी दी गई अभिक्रिया के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। तो K1 तथा K2 क्रमशः तापमान T1 तथा T2 पर वेग स्थिरांक है, जैसा हमें पता है रेट कांस्टेंट है। तो समीकरण 3.21 से 3.20 घटाने पर हमें प्राप्त होता है। तो जैसे पहले किए हैं वैसे अब यहाँ फिर से कर रहे हैं। तो 21 में 20, समीकरण 3.21 से 3.20 को घटाया गया, यानी K2 वाले को K1 में घटाना। तो ln K2 माइनस ln K1 बराबर ए अपान आर T1 माइनस ए अपान आर T2। तो ln K2 अपान K1 बराबर ए अपान आर कामन हो गया, ब्रैकेट में 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। तो log K2 बटे K1 बराबर ए अपान 2.303 आर 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2 हो गया। ln की जगह log लेंगे तो ये 2.303 आ जाएगा। तो log K2 अपान K1 बराबर ए अपान 2.303 आर T2 माइनस T1 अपान T1 T2। तो इस प्रकार से एक समीकरण हमारे पास और मिल गया, और इसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के द्वारा। अब देखिए आगे आ जाता है उत्प्रेरक का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ ए कैटालिस्ट। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।